तो जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज मैं आपके सामने बात करने आया हूँ मॉडर्न क्लास का नेक्स्ट जो हमारा सेशन छूट गया था, जहाँ पर हमने पिछली क्लास में अपनी क्लास को एंड किया था। उसके आगे का क्लास हम आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको 3 प्रेसिडेंसी के बारे में पढ़ाना कहा था कि पढ़ाएंगे, और वहीं से हमारी लास्ट क्लास हुई थी। तो आज हम बात करेंगे मद्रास के ऊपर में, फिर उसके बाद बम्बई के ऊपर में बात करेंगे, फिर कोलकाता के ऊपर में बात करेंगे। 1 बाय 1 जो है कैसे इसका विकास हुआ, कैसे बना, क्या हुआ, और इस प्रक्रिया के साथ जो है आज इस चैप्टर को एंड करेंगे। और फिर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा हमारा कि यूरोपीय आगमन के बाद जो है वो कैसे मुगलों का मतलब नुकसान हुआ था, इसके बारे में, यानी कि मुगलों के पतन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने यहाँ तक अपनी क्लास कर ली थी। अब इसके बारे में देखिए, यहाँ पर बात किया जा रहा है कि 1639 के अंदर अगर आप बात करोगे तो फ्रांसिस डे के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ जो है वो चंद्रगिरी राजा दामरला और वेंकटप्पा नायक इस क्षेत्र को लेकर के स्थापित की गई थी, और यहाँ पर जो है वो सेंट फोर्ट जॉर्ज किला बनाया गया था। आगे की अगर बात करिएगा आप तो हमारा गोरिल्ला अंगियार द्वारा जो मुंबई की अगर मुंबई की बात करेंगे, जिसमें अभी बम्बई कहा जाता था पहले, तो बम्बई की अगर बात करेंगे तो गेराल्ड अंगियार के द्वारा जो है 1787 में सूरत के स्थान पर जो है बम्बई को मुख्यालय बनाया गया था। अब ये बम्बई को मुख्यालय क्यों बनाया गया? क्योंकि जो है पुर्तगालियों के द्वारा जो दहेज मिला था, उसी दहेज का जो ज़मीन का उपयोग करके जो है ये प्रेसिडेंसी का आविष्कार किया गया। क्योंकि एक समय था कि अंग्रेज और पुर्तगाली जो है आपस में लड़ रहे थे, लेकिन एक ऐसा भी मूवमेंट आया जहां पर जो है पुर्तगाली और ब्रिटिश के बीच में वैवाहिक संबंध बने, और उसी पर दहेज के रूप में जो है बम्बई को दिया गया था। और उसी बम्बई के जगह पर जो है इन्होंने एक प्रेसिडेंसी की स्थापना करी। फिर यहाँ पर कोलकाता की अगर बात करोगे तो हमारा 1690 में यानी 1690 के अंदर में लगभग 96-97 के आसपास में जो है इसका विकास हुआ, जब चारनाक द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो भाई कोलकाता प्रेसिडेंसी की स्थापना कौन करा? चारनाक ने करा। मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना कौन करा? तो गेराल्ड अंगियार ने करा। और मद्रास की प्रेसिडेंसी की स्थापना कौन किया? तो फ्रांसिस डे के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और चंद्रगिरी राजा दमराल जो है वेंकटप्पा नायक इस क्षेत्र को लेकर के स्थापित की गई। यहाँ पर इसकी कहानी क्लियर हो गई। थोड़ा सा आगे चर्चा करता है। जैसे कि अगर बात करें कोलकाता के, तो निम्न 3 क्षेत्रों को मिला करके इसके बनाया गया, जिसमें पहला कालीकता हो गया, दूसरा सुतानुती हो गया, और गोविंदपुर इसमें शामिल थे। यहाँ भी फोर्ट विलियम बनाया गया था। अगर नेक्स्ट आगे की बात किया जाए तो जब भारत में ब्रिटिश आए थे तो उनका मुख्यालय जो है वो पहला सूरत था। क्योंकि आपको पता है कि 1600 ईस्वी में पहली बार एलिजाबेथ हमारे भारत आती है, और उसके बाद 1608 में जहांगीर के दरबार में एक कंपनी स्थापना करने की परमिशन ली जाती है, जो कि सूरत में 2013 में आंतरिक अस्थायी रूप से शुरू हुई, 1615 में अस्थायी रूप से शुरू हो गई। तो पहली बार अगर अंग्रेजों का ठिकाना देखा जाए तो वो सूरत में रहा, गुजरात के अंदर में। दूसरा मुंबई रहा, तीसरा कोलकाता रहा, और चौथा दिल्ली रहा। क्योंकि दिल्ली 1911 में जो है वो दिल्ली की राजधानी यानी कि भारत की राजधानी जो है वो कोलकाता से करके दिल्ली कर दी गई थी। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड का विवाह जो हुआ वो पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से हुआ। अब ये जो राजकुमारी पुर्तगाली की थी, उनसे शादी जो चार्ल्स सेकंड के हुआ, तो उसमें दहेज में जो है वो विवाह के दहेज में मुंबई को जो है वो चार्ल्स सेकंड को द्वारा दे दिया गया। और 7 साल बाद अगर बात करोगे तो 1688 में जो है उसकी महत्व को ना समझते हुए और चार्ल्स सेकंड ने 10 पाउंड वार्षिक के बदले जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ये सौंप दिया व्यापार करने के लिए, क्योंकि ये उन्हीं में से था ही। हमारी अगली की अगर बात किया जाए तो आप देख लो, औपनिवेशिक शक्तियों का आगमन जो है वो प्रमुख घटनाक्रम कुछ रहे हैं, जिसमें मुगल संघर्ष। अब 1680 में जो है वो औरंगजेब ने अंग्रेजी कंपनी पर 2% की चुंगी और व्यापारी कर लगा दी। हालांकि चुंगी एक व्यापारी कर था, और 1.5% जो है वो जजिया कर अधिरोपित कर दिया। जजिया कर एक ऐसा था जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, और ये जो मुसलमान नहीं थे उनसे कर लिया जाता था। 1680 में औरंगजेब ने जो है अपनी ही कंपनी पर अंग्रेजों की कंपनी पर 2% की चुंगी लगा दी, और ये व्यापारी कर था। 1688 में जो है सर जॉन चार्ल्स द्वारा मुगल जहाज़ों को पकड़ लिया गया, और औरंगजेब ने निष्कासित करने का आदेश दे दिया। हाँ, और औरंगजेब जो है वो जब निष्कासित कर देने की आदेश दे दिया, उसके बाद क्या हुआ कि हालांकि यहाँ पर अंग्रेजों से गलती हुई, और यहाँ पर अपने ही डिसीजन के लिए अंग्रेजों को पछताना पड़ा। क्योंकि 70,000 पाउंड का जुर्माना लगा, और मुगलों को माफ़ी भी मांगनी पड़ी, अंग्रेजों को माफ़ी भी मांगनी पड़ी मुगलों से कि भाई ऐसा गलती नहीं करना चाहिए था। फिर हमारा नेक्स्ट देखो, भारत से निष्कासित होने वाला पहला ब्रिटिश अधिकारी जो था वो सर जॉन चाइल्ड था। क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसको भारत से पहली बार निकाला गया था। 1715 में ब्रिटिश दूत जॉन सरमन भारत आया, और उसके साथ डॉक्टर जो है हैमिल्टन भी थे, और हैमिल्टन ने फारूक सियर का उपचार भी यहाँ पर किया था। और जब फारूक सियर का उपचार हुआ तो फारूक सियर के उपचार के बाद क्या हुआ कि
फ़र्रुखसियर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बहुत ज़्यादा खुश होने के बाद हैमिल्टन ने फ़र्रुखसियर का उपचार किया और वो जो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उस खुशी के चक्कर में उन्होंने एक अपने ही दरबार से, यानी फ़र्रुखसियर जो है, क्योंकि फ़र्रुखसियर मुगल का उस वक्त शासक था और फ़र्रुखसियर एक बहुत ही अयोग्य शासक था, उसने अपने दम पर शासन नहीं ली थी। उन्होंने एक बगल यानी कि जो वहाँ पर क्या बोलते हैं, अरे सैयद बंधुओं ने उसको बैठाया था, फिर बाद में सैयद बंधुओं ने उसको मार भी दिया। लेकिन फ़र्रुखसियर जो है बहुत अयोग्य था और जब उसको बीमार था तो 1715 में जो ब्रिटिश के दो दूत आए, एक जॉन सरमन थे और वहीं में हैमिल्टन डॉक्टर भी थे। अब हैमिल्टन ने क्या किया कि फ़र्रुखसियर का इलाज करने के बाद जो है वो एक मुगल बादशाह जो उस वक्त फ़र्रुखसियर था, उसने एक शाही फरमान जारी कर दी जिसको कि हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और मैग्ना कार्टा का मतलब क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ। मैग्ना कार्टा का मतलब जो हो गया वो हो गया जैसे शाही फरमान, यानी कि शाही फरमान जो बोलते थे, वो बोलते थे कि सरकारों को सीमित में कर करके और वहाँ के जो जनता होती थी, जो वहाँ के लोग होते थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना और वहाँ के बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ मतलब उनके हकों की बात करना, मैग्ना कार्टा एक दस्तावेज का नाम है। इसलिए फ़र्रुखसियर के समय में जो है इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। 3000 वर्ष के बदले, यानी कि अब इतना खुश था कि इसने घोषित कर दिया कि 3000 वार्षिक के बदले जो है बंगाल को मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी और 10,000 वार्षिक के बदले सूरत के सभी करों को मुक्त करके मिल दिया और बम्बे में ढाले गए अंग्रेजी सिक्कों को सारासर एकदम पूरा सामान्य रूप से मान्यता दे दिया मुगल साम्राज्य में। कहा कि लो भाई चलाओ। और जाहिर सी बात है, अगर आपके साम्राज्य में किसी और का सिक्का चलेगा तो पतन तो फिक्स है और पतन तो हो ही रहा था। जब अयोग्य रहिएगा तो ये सब होगा ही। 1599 में स्थलीय मार्ग से भारत पहुंचने पर जो है वो प्रथम ब्रिटिश व्यापारी जो है वो जॉन मिल्डेन हॉल था। 1599 में जो है स्थलीय मार्ग से पहुंचने वाले प्रथम ब्रिटिश व्यापारी जो है वो जॉन मिल्डेन हॉल था। और ब्रिटिश में अगर बात करोगे तो 1688 में गौरवपूर्व क्रांति के लिए ब्रिटेन में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो कई सारी कंपनियों की स्थापना हो गई। अब याद रखना है कि 1688 में जो है वो गौरवपूर्ण शांति के बाद ब्रिटेन में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी और इसकी वजह से हुआ ये कि नई नई कंपनियां बनी और नई नई कंपनियां बनने के बाद बहुत ज़्यादा विवाद भी शुरू हुआ। कंपनियों में कंपटीशन बढ़ा तो विवाद बढ़ा, नॉर्मल सी बात है, सामान्य सी बात है, ये तो होता ही है। जैसे कि 1698 में न्यू कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग, इसका नाम रखा गया ट्रेडिंग इन द ईस्ट 1698 में जर्नल सोसाइटी। और आपसी विवाद को ख़त्म करने के लिए जो है वो 1709 ईस्वी में इन सभी कंपनियों को मिलाकर एक कर दिया गया, जिसका नाम रखा गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मैनचेस्टर्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसका इतना लंबा छोड़ा नाम रखा गया, बाद में इसी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया, लेकिन इसका नाम यहीं पर रखा गया था मैनचेस्टर, काट देना, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, इतना लंबा जोड़ा नाम रखा था। अब इसके बाद कुछ और भी बात जान लीजिए, जैसे डेनमार्क व्यापारियों का आगमन कब हुआ, उनके बारे में कुछ क्या क्या बात हुई। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि भाई डेनमार्क द्वारा डेनिश व्यापारिक कंपनियों की स्थापना जो हुई है वो 1616 में हुई है, हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 में ट्राकीबार तमिलनाडु में स्थापित की और उन्होंने पूरी फैक्ट्री जो है श्री रामपुर बंगाल में स्थापित की। और जो सबसे प्रमुख फैक्ट्री थी, जो डेनिश की सबसे प्रमुख फैक्ट्री रही है वो कहाँ पर थी, तो तमिलनाडु के अंदर बंगाल के अंदर जो श्री रामपुर की स्थापना की और वहीं पर जो है वो सबसे ज़्यादा, हालांकि जब भी कोई विदेशी आता था तो उसका सबसे बड़ा जो प्रमुख केंद्र होता था वो बंगाल होता था, क्योंकि बंगाल के पास उस वक्त बहुत ज़्यादा सोर्सेज थे और बंगाल के पास ही सबसे ज़्यादा जो है उस वक्त के हिसाब से असेट्स थे। डेनिश कंपनी अंग्रेजी प्रतिस्पर्धा और कूटनीति के सामने भारत में टिक नहीं सका और 1845 में ही अपने सारी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को बेच करके भारत से चला गया। जब भारत में डेनिश आए तो यहाँ रुक नहीं पाए, वो अपना 1845 तक सारा फैक्ट्री बेच करके चले गए और वो आगे चलो भागो यहाँ से, यहाँ पर हमारा गुजारा नहीं होने वाला है। लेकिन अंग्रेजों ने काफ़ी समय तक इसको बिताया, बहुत सारे विद्रोह भी सहे और सबसे ज़्यादा हमें प्रताड़ित भी किया अंग्रेजों ने, सबसे ज़्यादा हमारे से लूटा अंग्रेजों ने, सबसे ज़्यादा हमें नुकसान अंग्रेजों ने पहुंचाया। और अंग्रेजों के बाद अगर यानी कि सबसे लंबी अवधि में अगर कोई हमारे भारत में रहा है तो वो पुर्तगाली रहे हैं। सबसे ज़्यादा अपना कोई प्रभाव छोड़ा है तो अंग्रेजी छोड़ के गए हैं। डेनिश और डच तो भाई अपना आए और निकल लिए। भारत में यूरोपियों का आगमन की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए, 1600 में अंग्रेज आए, 1602 में डच आए, 1616 में डेनिश आए, 1616 में फ्रांसीसी आए, 1731 में स्वीडिश आए। और यहाँ पर अगर बात करोगे तो कालीकट केरल में जो है वो बंदरगाह 1698 के अंदर में यहाँ पर कालीकट हिंदू शासक जमोरिन से मिले थे और ये केप ऑफ गुड होप इसको कहा जाता है और वहाँ कालीकट भारत पहुँचे थे। ये पूरी की पूरी जो है आपको मैप के बारे में मैं अगर बता दूँ तो यहाँ से निकल करके और ये वास्को डिगामा जो है ये केप ऑफ बर्डे और केप ऑफ गुड होप के माध्यम से होते हुए कालीकट आया और ये हमारी पूरी इसकी मैप है। दूसरी बार 1502 में आया था और भारत में 1502 में पहली बार फैक्ट्री 2005 में बैठाई और 1503 में कोचिंग में कोठी बनाई और यहाँ से जो है
वास्को डी गामा की मृत्यु भी जो हमारे भारत में ही होकर रह गई, यहीं पर ये तीसरी बार जब आया था तो इसकी मृत्यु हो गई और यहीं पर इसको दफना दिया गया। अब देखो थोड़ा सा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं बात करूंगा तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो राजा लुई 14वें ने मंत्री कोबाल्ट के सुझाव पर जो है वो कंपनी की स्थापना की। हालांकि ये अपने से नहीं किए थे, राजा लुई 14वें ने मंत्री कोबाल्ट के सुझाव पर किए थे और इस कंपनी पर जो है फ्रांसीसी राज का पूर्ण नियंत्रण था। फ्रांसीसी कंपनी जो है कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना 1664 में हुई थी और प्रथम यात्री जो है वो फास्वा कैरो 1767 में इसको पहुंच गए थे। अगला लिखना, अगला देखना, व्यापारिक केंद्र की अगर बात करोगे तो हमारा पहला फैक्ट्री सूरत में बना, ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1668 में बना था और दूसरा फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1669 में बना था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसवा मार्टिन जो 1673 में भारत आया और उसने 1674 में जो है वो पांडिचेरी की स्थापना की और उसका मुख्यालय जो वहाँ पर बना लिया था। तीसरी जो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो थे वो फ्रांसवा मार्टिन, वो 1673 में भारत आया था और भारत में जो है उसने एक पांडिचेरी की स्थापना करी और वहीं पर इसका मुख्यालय बना लिया। अब संघर्ष और पतन देख लो। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो है भारत में व्यापारिक वर्चस्व को लेकर के संघर्ष हो गया। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में भी संघर्ष हुआ था और जिसे कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है और वांडी वास का युद्ध जो है वो 22 जनवरी 1760 में हुआ और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की जो है निर्णायक हार हुई और अंग्रेजों जीत गए थे और जिससे भारत में उनका साम्राज्य का प्रभाव जो है वो कम पड़ गया, तो अंग्रेजों ने उनको हरा दिया और उनकी निर्णायक हार हो गई थी। हार के बाद फ्रांसीसी केवल पांडिचेरी, कराईकल, यमन और माहे तक सीमित रह गए और क्षेत्र के लगभग 1554 तक जो है स्वतंत्र कर दिया, यहाँ से निकल गए यहाँ लोग। फ्रांसीसी पूरी तरह से भारत में 1954 से भले ही गए हैं लेकिन इनका पतन जो है 1660 से शुरू हो गया था। फ्रांसीसी हमारे भारत में भी नहीं टिक पाए। सबसे ज़्यादा टिका कौन? तो अंग्रेज ने टिका और पुर्तगाली टिके। शक्ति और वर्ष वापस जाने का जो है डच का राय 1759 के अंदर में अंतिम निवास 1745 में रहा। बेतरा के युद्ध में हटे थे लोग। डेनिस की बात करोगे तो 1845 में और अभी सभी फैक्ट्रियों को अपने बेच दिया था। ब्रिटिश 1747 में भारतीय स्वतंत्रता भारत छोड़ना पड़ा था इनको। फ्रांसीसी जो है 1954 में गया पांडिचेरी और कराइल को छोड़ करके। पुर्तगाली 1961 में गया और गोवा, दमन और द्वीप को छोड़ करके। अब फ्रांसीसी आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जो है, जो कर्नाटक युद्ध के बारे में अगर बात किया जाए तो कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, कल वाली क्लास के अंदर में। यहाँ तक इस वीडियो को आपने देखा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं भी इस वीडियो पर बहुत मेहनत किया हूँ। इसका क्लास थोड़ा सा छोटा जरूर हुआ लेकिन अगला क्लास बहुत लंबा होने वाला है, यानी कि क्लास 3 जो होने वाला है वो बड़ा लंबा होने वाला है। तो भाई पूरी मन लगा करके आप पढ़िए और इस क्लास के बाद आपको अगला क्लास मिल जाएगा। इस क्लास में और क्या क्या इंप्रूव किया जा सकता है एक बार जरूर बताइए। बाकी इस वीडियो के यहाँ तक आपने देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।